नमस्कार साथियों, मैं गजेंद्र सिंह पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ। भारत भूगोल क्लासेस में हम बात कर रहे थे अफवाह तंत्र की। अफवाह तंत्र हमने अच्छे से पढ़ लिया है, जिले भी देख लिए हैं। अब बात करने वाले हैं भारत भूगोल के एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु जो कि समझने में बहुत आसान है और उससे कई प्रतियोगी परीक्षाओं में सीधे तौर पर सवाल पूछे जाते हैं। तो आइए बात करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ भारत की वनस्पति के बारे में। वनस्पति से सीधा तौर पर यह अर्थ लगाया जाता है पेड़ पौधे, यानी आपको अपने आसपास जो भी पेड़ पौधे दिखाई देते हैं वो सभी क्या कहलाते हैं, वनस्पति की कैटेगरी में आते हैं। इसमें हम देखेंगे वनस्पति को प्रभावित करने वाले कारक तथा संपूर्ण भारत में कौन कौन सी वनस्पतियां पाई जाती हैं, उनके क्या क्या उनकी विशेषताएं हैं, जलवायु दशाएं क्या है, और बात करेंगे कुछ वृक्षों की, उनके बारे में कहाँ अधिकता से पाए जाते हैं। साथ ही कुछ शोध संस्थान जो सीधे उनकी अवस्थिति पूछी जाती है उनके बारे में। तो आइए बात करेंगे वनस्पति के बारे में। तो सबसे पहली चीज़ है वनस्पति को प्रभावित करने वाले कारक, कि आखिर पेड़ पौधे होते हैं उनको प्रभावित कौन कौन से कारक करते हैं। सबसे पहला है तापमान, दूसरा मृदा, तीसरा वर्षा और चौथा मानवीय क्रियाएं। अब तापमान कैसे, एक मैं आपको बता दूं कि वनस्पति पढ़ते हुए विभिन्न कटिबंधों के बारे में आएगा। तो कटिबंध में थोड़े से स्पष्ट कर दूं आपको। जैसे हम बात कर चुके हैं भारत के सामान्य परिचय से पूर्व अक्षांश और देशांतर रेखाओं की। तो ये आपकी भूमध्य रेखा हो गई, ये कर्क और ये मकर। तो ये मैं कुछ डिग्री लिख रहा हूँ, वो ध्यान से देखना आपको। 0 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तर, 23.5 डिग्री दक्षिण, 66.5 डिग्री दक्षिण और 66.5 डिग्री पूर्व। इस प्रकार की रेखाओं को हमने विभाजित किया था। अब हमने बात की थी ताप कटिबंध के बारे में। मैं आपका सामान्य परिचय करवा रहा हूँ ताप कटिबंधों के बारे में। तो देखिए, सामान्य अपन वापस देखते हैं। जैसे सूर्य है तो सबसे सीधी किरणें भूमध्य रेखा के आसपास पड़ेगी और ध्रुवों की ओर जाते हुए ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री ध्रुव है। तो ध्रुवों की ओर जाते हुए हम देखेंगे क्रमशः किरणें तिरछी पड़ेगी, और जहां सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है तो वहां का तापमान सामान्य रूप से अधिक होगा, और जहां तिरछी पड़ती है वहां तापमान कम होगा। और तापमान ध्रुवों पर तो इतना कम होता है कि वहां पर बर्फ जमी रहती है। तो ये कुछ ताप कटिबंध है। जैसे कि भूमध्य रेखा से उत्तर में और दक्षिण में 33.5 डिग्री उत्तर एवं दक्षिण में ये उष्ण कटिबंध में पाया जाता है। ये उष्ण कटिबंध, यानी यहाँ की जो जलवायु विशेषताएं हैं उसके आधार पर इस पेटी को उष्ण कटिबंध कहा जाता है। जैसा कि हमने बात की कि ध्रुवों पर जो है प्रकाश बहुत तिरछा पड़ता है, मात्रा उसकी बहुत कम आती है। इसी वजह से क्या है कि ध्रुवों पर बर्फ जमी रहती है, यहाँ शीत प्रकार की जलवायु रहती है। तो शीत कटिबंध, और ये शीत कटिबंध हो गया। अब ये जो भाग बच गया है 23.5 से 66.5 दक्षिण, 23.5 से 66.5 उत्तर में, तो ये भाग इन दोनों का मिला जुला स्वरूप होता है, और मिले जुले स्वरूप को इसमें कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध। ये कटिबंध कहलाता है शीतोष्ण, और ये भी क्या हो गया, शीतोष्ण। तो ये मैंने सामान्य से आपको जानकारी इसलिए दी है कि वनों के बारे में हम पढ़ेंगे कि यहाँ शीतोष्ण प्रकार की या उष्ण कटिबंधी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। तो जरूरी नहीं है कि भारत में उस प्रकार का कटिबंध है, पर इस कटिबंध से मिलती जुलती जो वनस्पति पाई जाएगी उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला देखें तापमान। तापमान का विवरण हमने ताप कटिबंध में देख ही लिया है कि जहां जैसा तापमान होगा उसी के अनुकूल वहां की वनस्पति होगी। दूसरा है मृदा। मृदा से ही वनस्पतियां अपने आवश्यक पोषण तत्व लेती है, उसी में स्थिर रहती है। तो मृदा तो सबसे महत्वपूर्ण कारक है ही है। तीसरे नंबर पर बात करें वर्षा की, तो अगर जल की उपलब्धता जैसी होगी वैसी वहाँ की वनस्पति होगी। और मानवीय क्रिया, मानव प्रकृति में जो हस्तक्षेप करता है उससे भी बहुत सारी वनस्पतियों में हमें बदलाव देखने मिलता है। जैसे कि प्लांटेशन, जो रोपित फसलें जो है, बड़े बड़े बागान हैं, तो वहाँ की मूल फसलें हटाकर मानव कृत्रिम फसलें, मतलब उसके द्वारा अध्यारोपित की गई फसलें लगाता है। तो इस तरीके से मानवीय क्रियाएं भी वनस्पति पर अपना प्रभाव डालती हैं। तो ये कुछ कारक हो गए। अब बात करते हैं कि वर्षा के आधार पर वनों को कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। दो चीजें हैं इसमें, उष्ण कटिबंध है अर्थात ताप उच्च होगा, और सदाबहार वन है। सदाबहार का मतलब सदाहरित, सीधा सा है सदाबहार,
सदाहरित वन यानी सदा हरे भरे रहने वाले वन, वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक। जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होगी, सीधी सी बात है कि वहां जल की उपलब्धता बहुत रहेगी, और वर्ष भर अगर जल उपलब्ध रहेगा तो पेड़ पौधे सूखने का कोई काम ही नहीं है। तो वहां पर सदाबहार प्रकार की वनस्पति रहेगी। और उष्णकटिबंधीय का तात्पर्य है कि वहां पर ताप जो है उच्च रहेगा। अब उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, यहाँ वर्षा की मात्रा आपको याद रखनी है 100 से 200 सेंटीमीटर। इसके वो शब्द है वो समझते हैं, उससे आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। उष्णकटिबंध से समझ गए कि वहां का ताप जो है उच्च होगा, भूमध्य रेखी के आसपास का क्षेत्र जो है उसकी सम जलवायु होगी। आर्द्र, वहां आर्द्रता होगी, मतलब वर्षा की कुछ मात्रा वहां होती है। पर्णपाती वन, वर्षा भी हो रही है और पर्णपाती। अब पर्णपाती क्या होता है? पर्णपात शब्द पे बात करते हैं। पर्णपात का सीधा सा मतलब है पत्ते गिराना। आपने देखा होगा अपने आसपास आप अपन सभी देखते हैं कि कुछ ऐसे वृक्ष होते हैं जो साल में एक बार अपनी पत्तियां गिराते हैं। वो अपनी पत्तियां इसीलिए गिराते हैं क्योंकि उनमें जल की कमी हो जाती है और पत्तियों में नमी वाष्पीकरण द्वारा सबसे ज्यादा उड़ती है, इसलिए वो साल में एक बार अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। आपने देखा होगा गर्मी के सीजन में अधिकांश पेड़ पौधे अपनी पत्तियां गिराते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें जल की कमी होती है और वापस वर्षा होने पर जल प्राप्त करके नव पल्लवित होकर वापस से हरे हो जाते हैं। तो आर्द्र पर्णपाती वन यानी यहाँ बारिश होगी, परंतु मतलब थोड़ी बहुत मात्रा में बारिश होती है और ये पेड़ पौधे अपने पत्ते गिरा देते हैं। वर्षा आप ध्यान रखें 100 से 200 सेंटीमीटर यहाँ पर वर्षा पाई जाती है। अब बात करें उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। उष्णकटिबंध तो आएगा ही, कारण यह है कि भारत जो है कर्क रेखा उसके मध्य से गुजर रही है। तो बात यह है कि उष्णकटिबंध तो पूरा संपूर्ण क्षेत्र उसी में आता है। जितनी वनस्पति देखेंगे लगभग सभी में उष्णकटिबंध आएगा। शुष्क यानी सूखा पर्णपाती वन यानी जहां 50 से 100 सेंटीमीटर की बारिश हो रही है, मतलब एक न्यूनतम वर्षा होती है, वहां शुष्क वातावरण होता है और पेड़ पौधे अपनी पत्तियां गिराते हैं। चौथे नंबर पे बात करें तो मरुस्थली कांटेदार वन यानी जहां वर्षा बिल्कुल न के बराबर, वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से भी कम हो रही है, तो वहां बात करेंगे अपन मरुस्थली कांटेदार वन। अब इनको कांटेदार वन इसलिए कहा गया है कि इनकी पत्तियां एक तो थोड़ी सी मोटी होती है, कठोर होती है, कांटे के रूप में होती है। कारण यह कि पत्तियों का क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा, सूर्य की रोशनी उतनी ही प्रभावी होगी और वाष्पीकरण अधिक होने से पौधे में जल की मात्रा में कमी हो जाएगी और पौधा जिंदा नहीं रह पाएगा। तो अनुकूलन की प्रक्रिया के फलस्वरूप इनकी जो पत्तियां होती है वो कांटेदार होती है, इनका स्वरूप भी कुछ कांटेदार प्रकार का होता है। आपने देखा होगा मरुस्थलीय झाड़ियां वो सभी इसी श्रेणी में आती हैं। अब मृदा के आधार पर वन मैंग्रोव वन कहलाता है। इसको अनूप वनस्पति भी कहते हैं। ये अधिकतर तटीय क्षेत्रों, डेल्टाई क्षेत्रों में पाए जाते हैं। आगे चलकर हम बात करेंगे इनके बारे में कुछ डिटेल्स की। तो एक बार आप ये वापस मैं आपको दोहरान करवाता हूँ। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन वर्षा वार्षिक के आधार पर बात करें 200 सेंटीमीटर से अधिक हमेशा होती है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन 50 से 100 सेंटीमीटर और मरुस्थली कांटेदार वन वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है। और अगर मृदा के आधार पर बात किया जाए तो मैंग्रोव वन और एक कौन सी मृदा में पाए जाते हैं? दलदली या पीट मृदा में ये पाए जाते हैं। तो एक सामान्य सा परिचय हो गया कि वनस्पति को प्रभावित करने वाले कारक वनस्पति क्या होती है और वर्षा के आधार पर वन कितने प्रकार के हैं। तो आइए आगे बात करते हैं। राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार कुल भूभाग पर वन क्षेत्र 33% पर होना चाहिए, जबकि वर्तमान में कितना है? 24.16%। यानी राष्ट्रीय वन नीति जब आई 1988 में, कहा गया भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल जितना भी है उस पे वन कितने होने चाहिए? 33% वन कम से कम होने चाहिए। ये कोई अधिकतम आंकड़ा नहीं है, कम से कम 33% तो होने ही चाहिए। परंतु वर्तमान में कितने हैं? 24.16%। तो आप देख सकते हैं कि भारत में वनों की क्या स्थिति है। राष्ट्रीय वन नीति में वनों को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। यहां से अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं। थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, सामान्य सा है परंतु कई बार उलझा दिया जाता है। 3 भाग कौन से हैं? आरक्षित वन, ये लगभग कुल वनों के 53% भाग पर है। ये लगभग में आंकड़ा है। आरक्षित वनों में क्या है कि
वन्य सामग्री जो भी होती है, वन्य वनस्पति, संपूर्ण सुरक्षा उनको दी जाती है। पशुचारण तथा लकड़ी काटने पर प्रतिबंध होता है। आरक्षित वन क्षेत्र में किसी प्रकार की ना तो कोई लकड़ी काट सकता है, ना ही अपने पशु चरा सकता है। मतलब वनों को संपूर्ण सुरक्षा किसमें दी गई है? तो बात करते हैं आरक्षित वनों में, जो कि संपूर्ण वन भाग का कितना क्षेत्र है? 53% भाग है। आगे बात करें संरक्षित वन की, 29% भाग ये रखता है कुल वन क्षेत्र का। और यहाँ सरकार की अनुमति के आधार पर लकड़ी काटना तथा पशुचारण किया जा सकता है। यानी यहाँ लकड़ी भी काटी जा सकती है, पशु भी चराए जा सकते हैं, परंतु कब? सरकार से परमिशन मिलने के बाद ही। प्रतिशत याद रखें, 29% लगभग में है। अवर्गीकृत वन ये 18% होते हैं। यहाँ लकड़ी काटने तथा पशुचारण की अनुमति और वन उत्पादों पर कर देना होता है। मतलब यहाँ से आप वन उत्पाद का उपयोग भी कर सकते हैं, परंतु उस पर कर देना बहुत ही आवश्यक होता है। तो राष्ट्रीय वन नीति हमने जान ली क्या कहती है कि कुल भूभाग के 33% भाग पर वन होने चाहिए, और वर्तमान में 24.16% है। और 3 भाग देख लिए, आरक्षित, संरक्षित और अवर्गीकृत वन। तो आपको बस सिंपल सी चीजें याद रखनी है, खासकर इनका विवरण जो है कि संपूर्ण सुरक्षा किस प्रकार में मिल रही है, किस भाग में सरकार की अनुमति और किस भाग में कर देना पड़ रहा है। ये कुछ मूलभूत जानकारियां आप सभी को जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। तो आगे बढ़ते हैं। भारत की वनस्पतियों का वर्गीकरण हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले देखेंगे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति वर्षा के आधार पर हमने देखी पहली। यह वनस्पति उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहां वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक तथा तापमान ऊंचा रहता है। उष्णकटिबंध से यह तो क्लियर हो गया कि तापमान वर्ष भर कैसा रहेगा? ऊंचा रहेगा। वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक ही होगी, तभी जाके सदाबहार रह पाएंगे। बात करें इनका वितरण उत्तर पूर्वी भारत। अच्छा, ये वन मैं आपको नक्शे में बिल्कुल नहीं समझाने वाला हूँ। कारण ये है कि हमने जब भौतिक प्रदेश पढ़े उसमें सब चीजें अच्छे से देख ली है, प्रदेश अच्छे से देख लिए। थोड़ी मेहनत आप करेंगे तो आपको ये चीजें कंठस्थ हो जाएगी। और इसमें कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उसका पूरा निराकरण किया जाएगा। इनका वितरण उत्तर पूर्वी भारत, पश्चिमी घाट, ये सब हम पढ़ चुके हैं। पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों की विशेषता क्या है कि अधिक वर्षा के कारण सघन वृक्षों से घिरे हुए होते हैं। साथियों, अगर वर्षा अधिक होगी, जल पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है, तो पेड़ पौधों की ग्रोथ अच्छी होगी और सघन होंगे तथा वर्ष भर हरे भरे रहेंगे, तभी इनको सदाबहार वनस्पति कहा जाता है। आगे देखें कि वृक्षों की लंबाई 30 से 60 मीटर तक होती है, मतलब बहुत इनकी ऊंचाई होती है। कठोर होने के कारण लकड़ियां आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं होती, अतः इनका उपयोग जलावन में किया जाता है। अब आर्थिक दृष्टि क्या है? आपने देखा होगा कि घरों में फर्नीचर होते हैं, सागवान, रोजवुड, इनके काफी सारे फर्नीचर्स बनते हैं। तो इनके फर्नीचर क्यों बन सकते हैं? क्योंकि ये लकड़ी थोड़ी कोमल होती है अपेक्षाकृत कि सदाबहार वनों के। इन पे खुदाई की जा सकती, कोई डिजाइन बनाई जा सकती है, मनचाही शक्ल में इन्हें डाला जा सकता है। परंतु सदाबहार वनों की बात की जाए तो इनकी लकड़ी कठोर होती है। अब कठोर लकड़ी से कोई फर्नीचर तो बनेगा नहीं, तो जलावन के रूप में अधिकतर इनका प्रयोग कर दिया जाता है। मुख्य वृक्षों में रबर, महोगनी, आबनूस, आयरनवुड, ताड़, बांस, सिनकोना, रोजवुड। हाँ, कुछ मात्रा में इनका प्रयोग फर्नीचर बनाने में होता है, पर अधिकांशतः इनको जलाने में उपयोग लिया जाता है। ये वृक्ष जो है इनको याद रखें, वृक्षों की विशेषता याद रखें और वर्षा का वितरण याद रखें। ये इसमें इंपॉर्टेंट याद रखने वाली चीजें हैं। आगे बात करें उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन। यह वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वार्षिक वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है। इससे पहले पढ़ा 200 से अधिक, अब बात कर रहे हैं 100 से 200 के बीच। इसे पतझड़ वन भी कहा जाता है। अब पतझड़ क्यों? क्योंकि साल में एक बार अपनी पत्तियां इसलिए गिराते हैं, कारण कि इनमें जल की कमी हो जाती है। सर्वाइव करने के लिए इनको क्या है कि अपनी पत्तियां गिरानी पड़ती हैं। इनका वितरण पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलान। अब घाट पश्चिम है, पर पश्चिमी घाट का कौन सा? पूर्वी ढलान। हिमालय का तराई क्षेत्र, तराई के बारे में बात कर चुके हैं कि कौन सा भाग होता है। आप पुराने वीडियोस देखें, उसमें संपूर्ण मैंने विवरण दिया है। बिहार, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश आदि में पाया जाता है। अब जिन विद्यार्थियों ने, जिन अभ्यर्थियों ने नक्शा अच्छे से याद किया होगा, उनके लिए भूगोल का कंटेंट याद रखना इतना भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि जिस जिस तरीके से इनकी अवस्थिति आ रही है उस हिसाब से आप इमेजिन करके भी वन याद रख सकते हैं।
एक पूरा चित्र आपके दिमाग में होगा कि कौन से वन कहाँ पाए जाते हैं। अब बात करें इनकी विशेषता क्या है कि शुष्क गर्मी की ऋतु में आर्द्रता की कमी के कारण, इसके बारे में बात कर चुके हैं कि उनमें पानी की कमी हो जाती है, तो आर्द्रता की कमी के कारण अपनी पत्तियां गिरा देते हैं ताकि उनकी नमी नष्ट न हो और वर्ष भर जीवित रह सके। तो सर्वाइवल के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। वृक्षों की औसत ऊंचाई 20 से 45 मीटर होती है। मानसूनी वन आर्थिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, कारण कि इनकी लकड़ी जो है कोमल भी होती है और उससे क्या है कि बहुत सारी फर्नीचर की चीजें बनाई जा सकती हैं। मुख्य वृक्षों में सागवान सुना ही है आपने, साल, चंदन, शहतूत, महुआ, आंवला, शीशम, ये सभी वृक्ष आप देख रहे होंगे कि इनकी लकड़ियां काफी महंगी आती है। महंगी इसलिए क्योंकि फर्नीचर में अधिक उपयोग लिया जाता है। इसीलिए हमने बात की कि आर्थिक दृष्टि से उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन जो है वो महत्वपूर्ण है, ये अपना एक बढ़िया स्थान रखते हैं। आगे बात करें कि उष्णकटिबंधीय शुष्क मानसूनी वनस्पति, कटिबंध कौन सा है, उष्ण है, और शुष्क है मतलब सूखा होगा। मानसून आता है पर अधिकांश भाग सूखा रहता है। अब वार्षिक वर्षा देखी जाए तो 50 से 100 सेंटीमीटर। आप देख रहे होंगे कि वर्षा के आधार पर घटते क्रम में आ रहे हैं हम, तो आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। पूछा जा सकता है कि वर्षा उपलब्धता या जल उपलब्धता के आधार पर बढ़ते हुए या घटते हुए क्रम में, तो ये सभी जानकारी आप अपने सामान्य ज्ञान के आधार पर निकाल सकते हैं क्योंकि हम घटते हुए क्रम में चल रहे हैं। वितरण इनका पूर्वी राजस्थान, उत्तरी गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, दक्षिणी पश्चिम उत्तर प्रदेश, दक्षिणी पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी घाट पर्वत का वृष्टि छाया प्रदेश। अब बात करते हैं, एक नई टर्म आई है, वृष्टि छाया प्रदेश क्या होता है। जैसे ये कोई पर्वत है, ये कोई पर्वत है, कोई उच्चावच है, तो बादल जैसे यहाँ से बादल आ रहा है बारिश करते हुए, तो बादल इस पर्वत से टकरा के केवल इसी भाग में बारिश करेगा, और ये भाग जो है पर्वत की छाया में रहने के कारण, मतलब पर्वत के पीछे का भाग है, यूं कह सकें कि बादल जिस भाग में नहीं जा पा रहे तो यहाँ कोई भी वर्षा नहीं होगी, तो इसको कहेंगे वृष्टि, इसको कहेंगे वृष्टि छाया प्रदेश। तो ये मैं लिख लेता हूं, वृष्टि छाया प्रदेश। तो बात की हमने कि वृष्टि छाया प्रदेश क्या है, सिंपल तरीके से बात की, ये कोई पर्वत है, पर्वत श्रृंखला है, उच्चावच कोई भी भाग हो सकता है, बादल इधर से आए परंतु इसके पार नहीं जा पाए, तो ये भाग सूखा रहेगा क्योंकि इस पर जल उपलब्धता नहीं है, और ये वृष्टि छाया प्रदेश कहलाता है। तो आई थिंक आपके क्लियर हो गया होगा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दक्षिण पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी घाट पर्वत के वृष्टि छाया प्रदेश। पश्चिमी घाट का वृष्टि छाया प्रदेश आप देख सकते हैं, ये पश्चिमी घाट है, यहाँ से मानसून टकराया तो इधर ही बरस गया, ये हिस्सा जो भी है ये आपका वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत आता है। तो ये सामान्य सी बात थी। आप जब भौतिक प्रदेश पढ़ रहे थे तब मैंने इसका जिक्र किया था। विशेषता क्या है कि वृक्ष 6 से 9 मीटर ऊंचे होते हैं, जड़ें गहरी होती हैं। एक चीज है, भूगोल को आपको क्या है कि ये सब्जेक्ट ऐसा है, पूरा जीना पड़ता है, समझना पड़ता है इसमें। अब जड़ें गहरी क्यों है, क्योंकि शुष्क है। शुष्क भाग का सीधा सा मतलब है कि सतह पर जल बिल्कुल नहीं मिलेगा। अगर पौधे को जिंदा रहना है, सर्वाइव करना है, तो उसको अपनी जड़ें गहरी करनी पड़ेगी और जल उपलब्धता के पास जाना पड़ेगा। तो इनकी जड़ें गहरी होती है क्योंकि जल गहराई पर होता है। इनकी छालें मोटी व कांटेदार ताकि वाष्पीकरण कम हो। क्लियर है। मुख्य वृक्ष महुआ, बबूल, तेंदू, खेर, बेर, पीपल, बरगद। अब आप अपने आसपास देख रहे होंगे कि ये वृक्ष है, इनकी बिल्कुल यही विशेषताएं होती है। अब मरुस्थलीय व अर्ध मरुस्थलीय वनस्पति। वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम जिन इलाकों में, जैसे कि राजस्थान की बात की जाए तो जिन इलाकों में वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है वहां ये वृक्ष पाए जाते हैं। इस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। छोटी छोटी झाड़ियों के रूप में वृक्ष देखने मिलते हैं। ऊंचाई 6 मीटर तक होती है। जड़ें गहरी, मोटी और कांटेदार होती हैं। ठीक है। वितरण राजस्थान में होता है। ये अपने राजस्थान में अरावली पर्वतमाला से पश्चिमी हिस्सा जो है इसमें ये वनस्पति मिलती है। उत्तरी गुजरात, पश्चिमी घाट पर्वत का वृष्टि छाया प्रदेश। पश्चिमी घाट पर्वत के वृष्टि छाया प्रदेश भी इसी में आता है। कुछ भाग इसमें शुष्क या अर्ध मरुस्थलीय वनस्पति के प्रकार में हमको देखने को मिलता है। तो ये सामान्य सा परिचय हो गया। अब ज्वारी या मैंग्रोव वन, इन्हें अनूप वनस्पति भी कहा जाता है। मैंने बात की कि जितने भी तटीय इलाके हैं, जैसे समुद्र है तो तटीय इलाके में ये मैंग्रोव वन पाए जाएंगे। तटीय इलाके में पाए जाते हैं। इन्हें पृथ्वी के गुर्दे कहा जाता है। फिल्ट्रेशन का काम ये करते हैं।
समुद्र तट पर निम्न डेल्टा के क्षेत्र में पाए जाते हैं। डेल्टा कहाँ बनता है? तट पर ही बनता है, तो पूर्व में चर्चा कर ली है, तट पर पाए जा रहे हैं, तो निम्न डेल्टा क्षेत्रों में भी मिलेंगे ये। इन क्षेत्रों में उच्च ज्वार के कारण नमकीन जल का फैलाव होता है। किस प्रकार के जल का? नमकीन जल का फैलाव होता है, क्योंकि उच्च ज्वार इसमें आता है, मिट्टी दलदली होती है, जाहिर है जब बहुत पानी आएगा तो दलदल की स्थिति उत्पन्न होगी। अब इनका वितरण आप अच्छे समझे, गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा, महानदी कृष्णा गोदावरी कावेरी आदि नदियों के डेल्टाई भाग और पूर्वी और पश्चिमी तट पर इनका वितरण मिलता है, जो कि एक सामान्य उदाहरण है। मुख्य वृक्ष इसमें मैंग्रोव, नारियल, सुंदरी। अच्छा, सुंदरवन डेल्टा का आपने नाम सुना है, उसका सुंदरवन नाम इसी वजह से कि सुंदरी नाम के वृक्ष वहां बहुतायत से पाए जाते हैं। ताड़, बेंत, बांस, सोनेरिटा फोनिक्स, ये कुछ नाम है। अच्छा, एक वनस्पति एक से अलग प्रकार की वनस्पति में भी आ सकती है, जैसे कि बांस हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो इतना आपको लोड नहीं लेना, कुछ अलग से नाम दिख जाए, सोनेरिटा फोनिक्स आ गया, इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। आर्द्र उपोष्ण पहाड़ी वनस्पति प्रायद्वीपीय भारत में 1070 से 1500 मीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। यह वनस्पति सदाबहार होती है। ठीक है, वृक्षों की लकड़ियां मुलायम होने से फर्नीचर में अधिक उपयोगी है। इनका वितरण कहाँ मिलता है? दक्षिण में देखेंगे कि पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट की नीलगिरी, कार्डामम या इलायची की पहाड़ियां, अन्नामलाई की पहाड़ियां, यहाँ आर्द्र उपोष्ण पहाड़ी वनस्पति हमें देखने को मिलती है। अब बात करें आर्द्र शीतोष्ण पहाड़ी वनस्पति, ऊंचाई भी ध्यान रखनी है, लगभग 1500 मीटर से अधिक ऊंचाई पर पाई जाती है और प्रायद्वीपीय भारत में यह अधिकतर मिलती है। वन अधिक घना होता है, सतह पर झाड़ियां पाई जाती है, मतलब पेड़ ऊपर से घने होंगे और झाड़ियां इसमें पाई जाएंगी। मुख्य वृक्ष मैग्नेलिया, यूकेलिप्टस आदि है। अब केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में पश्चिमी घाट पर्वत के कम ऊंचाई वाले स्थानों पर उपोष्ण कटिबंधीय वनस्पति मिलती है। नीलगिरी, अन्नामलाई और पालनी पहाड़ियों पर स्थित उष्ण कटिबंधीय वनों को शोलाश कहा जाता है, जो कि कई बार पूछा गया है। शोलाश को याद रखें, पुनः दोहराता हूँ, शोलाश क्या है कि नीलगिरी, अन्नामलाई और पालनी पहाड़ियों पर स्थित उष्ण कटिबंधीय वन है, उनको क्या कहा जाता है? उनको शोलाश कहा जाता है। तो ये हो गए वनस्पति के कुछ प्रकार। अब वनों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बात करेंगे। अच्छा, एक और पार्ट रह गया है, हिमालय क्षेत्र की वनस्पति। हिमालय क्षेत्र में जो वनस्पति दो भागों में बांटा है, पूर्वी हिमालय और पश्चिमी। तो पूर्वी हिमालय में बात करें, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन 900 मीटर की ऊंचाई पर पाए जा रहे हैं। इनमें प्रमुख वृक्षों में शीशम, सागवान, बांस एवं सबई घास है। ठीक है, ये बात की उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन पूर्वी हिमालय क्षेत्र की। दूसरे नंबर पर बात करें उपोष्ण वनस्पति, ऊंचाई लगभग में याद रखनी है आपको, 900 से 1830 मीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। ओक, चेस्टनट आदि प्रमुख वृक्ष है। शीतोष्ण में पाई जाती है आपके लगभग 1830 से 2740 मीटर के बीच में। वृक्ष में ओक, मैपिल, बर्च, मैग्नेलिया, एल्डर है। और शीतोष्ण वनस्पति ऊंचाई 2740 से लगभग 3500 मीटर के आसपास पाई जाती है। मुख्य वृक्ष स्प्रूस, चीड़, देवदार जैसे नुकीले पत्तियों वाले वन। अब शंकुधारी वन किसको कहते हैं? ये वन क्या है? इस प्रकार के होते हैं। क्रिसमस ट्री देखा है, इस प्रकार के। अब इस प्रकार की क्यों है? पत्तियां नुकीली क्यों होती है? क्योंकि अगर पत्ती चौड़ी होगी, और आपने देखा होगा कि इन क्षेत्रों में जो है हिमपात होता है, वर्षा के तौर पर क्या होता है? हिमपात। और जब हिमपात होता है तब क्या है कि ये वनस्पति, इनके ऊपर बर्फ जमा होने लग जाती है, और बर्फ जमा होने से अधिक बार पड़ने के कारण टहनियां टूट भी जाती है। तो इसी कारण ये इस प्रकार का चित्र है। बात कर रहे हम कि शंकुधारी वन क्या होता है। शंकुधारी वन यानी शंकु के आकार का, इस पर बर्फ ज्यादा नहीं ठहर पाए, इसी कारण अनुकूलन की प्रक्रिया के फलस्वरूप इनकी आकृति इस प्रकार की होती है। बर्फ गिरे तो भी वो नीचे चली जाती है। अब बात करें अल्पाइन वनस्पति, ऊंचाई लगभग 3500 से 5000 मीटर के आसपास होती है। इनमें सिल्वर फर, जूनिफर आदि वृक्ष, और फिर आती है टुंड्रा वनस्पति, जो कि लगभग 5 से 4876 मीटर से लगाकर 5100 मीटर तक। यहाँ छोटी छोटी झाड़ियाँ, घास, काई आदि पाई जाती है। ज़्यादा बड़े वृक्ष यहाँ नहीं मिलते, छोटी झाड़ियाँ, घास और काई आदि पाई जाती है। अब ग्रीष्म ऋतु में घास उगने के कारण चरागाह का विकास होता है। प्रमुख वनस्पति है लाइकेन और फर्न।
यानी शीत ऋतु में तो इतनी ऊंचाई पर बर्फ जमी रहती है, ग्रीष्म काल में जब बर्फ पिघलती है तो घास उगती है और बड़े बड़े चारागाहों का निर्माण होता है। यह हो गई आपकी पूर्वी हिमालय की वनस्पति। पश्चिम हिमालय में ज़्यादा कुछ जानने सा है नहीं है। पश्चिम हिमालय पूर्वी हिमालय की तुलना में अधिक शुष्क और ठंडा है। अन्य वनस्पतियां हिमालय की बातें थोड़ी बहुत भिन्नता के साथ मिली जुली विशेषताओं के साथ पाई जाती है, और पूर्वी हिमालय के विपरीत यहाँ परजीवी पौधे और फर्न का अभाव पाया जाता है, मतलब थोड़े से अलग प्रकार के पौधे यहाँ मिलते हैं। अब देखेंगे अपन कि वन संसाधन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों में बात करेंगे कि किस प्रकार के वन कहाँ अधिक मात्रा में पाए जा रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि सागवान के वनों का सर्वाधिक क्षेत्रफल मध्य प्रदेश राज्य में है। सबसे ज्यादा सागवान कहाँ मिलते हैं आपको? एमपी, मध्य प्रदेश में। साल अथवा सखुआ, सखुआ भी कहते हैं साल को, इनके वनों का विस्तार हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा से लेकर असम के नौगांव जिले की तराई क्षेत्रों में है। विशेषता देखते हैं, साल की लकड़ी कठोर एवं टिकाऊ होती है और इसका प्रयोग जो है इमारती लकड़ी में किया जाता है, यानी आपकी खिड़कियां, दरवाजे, मेज आदि बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। अब बात करें चंदन के वनों की, तो चंदन के वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? कर्नाटक में पाए जाते हैं, और दूसरे नंबर पर देखा जाए तो तमिलनाडु का स्थान आता है। आगे के वृक्षों में देवदार, देवदार के वृक्ष हिमालयी क्षेत्रों में 1700 मीटर से 2500 मीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। देवदार की लकड़ी कठोर, सुगंधित और टिकाऊ होती है और इसकी लकड़ी से तेल भी निकाला जाता है। अब जब अंग्रेजों के शासनकाल में रेलवे स्लीपर जब बनाए जाते थे उसमें किसकी लकड़ी यूज लेते थे? देवदार की, क्योंकि ये कठोर होती थी, कठोर होती इसलिए इसका प्रयोग उसमें किया जाता था। चीड़ के वृक्ष हिमालयी क्षेत्रों में अधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं। इनकी लकड़ी जो चीड़ वाली हल्की होती थोड़ी। शहतूत, शहतूत के सर्वाधिक वन कर्नाटक में है। कहाँ है? कर्नाटक में। यही कारण है कि कर्नाटक कच्चा रेशम उत्पादन में अग्रणी है। अब शहतूत के वृक्ष पर रेशम कीट का पालन होता है और उस रेशम कीट से जो फाइबर प्राप्त होता है, जो धागा बनता है, उससे रेशम के वस्त्र बनते हैं, रेशम का उत्पादन होता है। तो कच्चा रेशम उत्पादन में सबसे अग्रणी स्थान अगर कभी पूछा जाए तो कर्नाटक है, और इसका कारण क्या है कि शहतूत के वन सर्वाधिक कर्नाटक में है। अब लाह या लाख, लाख सुना होगा आपने, इसके उत्पादन में झारखंड का लाख नामक स्थान जो है अग्रणी है। लाह का कीट पालन पलाश, कुसुम, बबूल, बरगद आदि वृक्षों पर होता है। इन पेड़ों पर वो कीट पाया जाता है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखें। राष्ट्रीय लाह अनुसंधान केंद्र नामकुम रांची में है, जो कि रांची झारखंड में है। तेंदू के सर्वाधिक वृक्ष मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। यही कारण है कि मध्य प्रदेश बीड़ी उत्पादन में अग्रणी है। बीड़ी में जो पत्ता उपयोग में लिया जाता है वो तेंदू वृक्ष का होता है, इसलिए एमपी जो है बीड़ी उत्पादन में अग्रणी है। सवाई घास का सर्वाधिक क्षेत्रफल मध्य प्रदेश में है, जो कागज बनाने में काम में आती है। बांस के उत्पादन में कर्नाटक प्रथम है, दूसरे नंबर पर असम है। और बात करें नारियल, तो नारियल उत्पादन में केरल का स्थान प्रथम है, और केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान कासरगोड केरल में है। केरल के कासरगोड नामक स्थान पर है। ये कुछ तथ्य आपको एज इट इज याद रखने हैं। अब कुछ मैं आपको संस्थान बता रहा हूँ, वानिकी संस्थान, इनकी अवस्थिति बिल्कुल आप अच्छे से याद रखिएगा, सीधे ही प्रश्न पूछा जाता है। तो वानिकी अनुसंधान केंद्र लिखा है कि भारत में वानिकी अनुसंधान संस्थान विभिन्न पारिस्थितिकी भौगोलिक प्रदेशों में स्थापित किए गए, यानी पारिस्थितिकी प्रदेशों के अनुसार इन वनों की स्थापना की गई है। वानिकी अनुसंधान संस्थान देहरादून उत्तराखंड में है। शुष्क क्षेत्रीय वानिकी अनुसंधान संस्थान ये आपके जोधपुर राजस्थान में है। पर्णपाती वन संस्थान जबलपुर मध्य प्रदेश। वर्षा एवं आर्द्र क्षेत्रीय सदाबहार वन संस्थान ये आपके पड़ता है जोरहट असम में। काष्ठ विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संस्थान बेंगलुरु कर्नाटक। वृक्ष प्रजनन एवं आनुवंशिक संस्थान कोयम्बटूर जो कि तमिलनाडु में अवस्थित है। शीतोष्ण वन अनुसंधान संस्थान शिमला हिमाचल प्रदेश। वन उत्पादकता केंद्र रांची उत्तराखंड में है। और सामाजिक वानिकी पारिस्थितिकी पुनर्स्थापना संस्थान इसकी अगर बात करें तो इलाहाबाद, जिसका वर्तमान नाम प्रयागराज है, यहाँ स्थित है। वानिकी अनुसंधान तथा मानव संसाधन विकास संस्थान छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में है। जैव तकनीकी बायोटेक्नोलॉजी तथा कच्छ वनस्पति वनों के लिए उच्च केंद्र जो है हैदराबाद तेलंगाना में है। भारतीय प्लाईवुड उद्योग अनुसंधान संस्थान ये आपके बेंगलुरु कर्नाटक में है।
और हिमालयी वन अनुसंधान केंद्र शिमला हिमाचल प्रदेश, अंतिम में भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, ये आपके पड़ता है भोपाल मध्य प्रदेश में। तो भारत के वनों के बारे में हमने कुछ महत्वपूर्ण जानकारी पे बात की है। आपको ये संस्थान मैप में राज्यवार इंगित करने हैं। अगर आप थोड़ा सा इस प्रकार से करते हैं तो आपको लोकेशन क्लियर हो जाती है और एग्जाम में थोड़ा बढ़िया ढंग से काम कर पाएंगे। तो आज हमने बात की भारतीय वनों की, इससे आगे वाले बिंदु में बात करेंगे मृदाओं की। तो यहाँ तक अगर आपको कोई दिक्कत आई हो तो आप पूछ सकते हैं। साथ ही आप जिस भी सोर्स से पढ़ रहे हैं उसमें अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो भी आप पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जोश दिल में जगाते चलो, जीत के गीत गाते